हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम और फ्रेजेस को और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को। बहुत सारे कंसेप्ट आपके आज क्लियर होने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपना आज का सेशन अब शुरू करते हैं और पहला इडियम देखते हैं, टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें समझने की। एक तो है कि कीप और फ्रॉम, ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है दूर रखना, और वोल्फ है भेड़िया। तो भेड़िया को दरवाजे से दूर रखना, ये बताता है कि आपको भेड़िया एक्चुअली क्या है कि जब बुरे दिन आते हैं तो उनका प्रतीक है। भुखमरी के दिन जब आते हैं तो भुखमरी को दरवाजे से दूर रखना इसका मतलब हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। अवॉइड स्टारवेशन, अवॉइड मतलब बचना, स्टारवेशन मतलब भुखमरी, भुखमरी से बचना। क्रैक द डील, किसी काम में सफल हो जाना। एंट्री प्रोहिबिटेड, प्रवेश निषेध, प्रोहिबिट होता है निषेध। और हैव अ प्लेजेंट टूर, मतलब एक सुखमय, प्लेजेंट होता है आनंददायक, सुखमय, प्लेजेंट टूर, यात्रा या भ्रमण पर जाना। तो अब आप खुद सोच लीजिए इन चारों में से सही आपका आंसर कौन सा होना चाहिए। भुखमरी से बचना या भुखमरी से परहेज करना का आंसर होगा अवॉइड स्टारवेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला है अपना टीथिंग प्रॉब्लम्स। देखिए, ये निकल के आता है उस अवस्था से जब आप छोटे बच्चे थे, तब जब आपका जो दांत निकलने शुरू हुए थे, दूध के दांत, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। छोटे बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, तो उनको वहाँ से ये निकल के आया। और ओरिजिन जो है इसका उस घटना से है जब बच्चों के दांत निकलते हैं, तो काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन वो समस्याएं बहुत अल्प समय के लिए होती हैं, है ना, बाद में ठीक हो जाते हैं दांत वगैरह। तो अब ऑप्शन देखते हैं। ओरल प्रॉब्लम्स, ओरल होता है मुंह से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड समस्याओं को बोला जाएगा। या फिर प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, किसी नए प्रोजेक्ट की कार्य की शुरुआत में आने वाली समस्याएं। प्रॉब्लम्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इन एडजस्टिंग इन द न्यू प्लेस, किसी नई जगह पर एडजस्ट होने में आने वाली समस्याएं, वो भी बहुत लंबे समय के लिए। और उसके बाद में प्रॉब्लम ऑफ हैविंग गुड डेंटिस्ट का मतलब हो जाएगा, मतलब अच्छे डेंटिस्ट के होने के बावजूद या अच्छे डेंटिस्ट के होने की वजह से जो समस्याएं होती हैं उनको दर्शाता है ये। तो ये तो वैसे भी कोई सेंस बनाता दिखाई दे नहीं रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो प्रोजेक्ट, अब इन दोनों में से आप लोगों को समस्या हो सकती है, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि ये जो टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत अल्प समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, तो लॉन्ग टाइम की वजह से ये अपना ऑप्शन थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 2। अगला है मीली माउथ। इसको आप इस प्रकार से समझिए, मान के चलिए जब आपके मुंह में आप भोजन कर रहे हैं, आपको कहीं जाना पड़ा और आपके मुंह में अभी भी भोजन है और आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से बोलेंगे। आप कोशिश करेंगे कि बोलते बोलते आपका भोजन बाहर ना निकले, बहुत आराम आराम से आप उससे बात करेंगे, है ना। और ये तो तरीका था समझाने का। अब जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, और ये जो मैंने तरीका बताया ना आपको कि खाना है और ये सब, ये मेरा अपना दिमाग का विचार नहीं है, ये मतलब इसके ओरिजिन से रिलेटेड जो मैंने रिसर्च की है वहाँ पर ये सब मुझको मिला। अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कि गूगल क्या कहता है मीली माउथ के बारे में। ये बताता है उस स्थिति को कि जब आप अफ्रेड टू स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्डली, सीधे सीधे बोलने में, कोई बात बताने में, कहने में बहुत ज़्यादा डरते हों, तो उस स्थिति को बोला जाएगा मीली माउथ। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है इल टेम्पर्ड। इल टेम्पर मतलब जिसका स्वभाव बहुत बुरा हो, गंदा हो। सॉफ्ट स्पोकन, जो आराम से बात करता हो। एंथुजियास्टिक, उत्साही। और डिप्रेस मतलब निराश। तो इन चारों में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है सॉफ्ट स्पोकन, आराम से बात करने वाला। मैंने बताया ना आपको, खाना ना निकल जाए मुंह में, अगर खाना है तो खाना ना निकल जाए, इसलिए आप धीरे धीरे बात करते हैं। अगला है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन मैनी टाइम्स रेदर देन प्रोग्रेसिंग स्टेडीली। तो रुकना और बार बार शुरुआत करना, या फिर रुकना शुरू करना, बजाय इसके कि आप लगातार धीरे धीरे, चाहे स्लो एंड स्टडी वाला, कि भाई आप भले ही धीरे धीरे लेकिन
मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहें, जो कि आपको करना है। आप जब अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको यही करना है कि भाई आपको स्लो एंड स्टडी चलते ही जाना है। आपको बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स नहीं करना है कि भाई आज पढ़ लिया कल की छुट्टी, परसों पढ़ लिया उसके बाद 2 दिन की छुट्टी। ये सब गलत प्रैक्टिस है मेरे बच्चों। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वापस से आते हैं इधर। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कभी कभार। अभी पहला देख लीजिए, ओकेजनली होता है अवसर पर। कोई अवसर आया, आज आया, फिर उसके बाद साल भर बाद कोई अवसर आया, उसमें टोटली संपूर्ण तरीके से, फाइनली अंततः मतलब आखिर में, और इर्रेगुलरली होता है अनियमित तौर पर। अब आपको जो कन्फ्यूजन होना चाहिए वो होगा ऑप्शन फर्स्ट में कि जी ओकेजनली का मतलब भी तो हो सकता है कि कभी कभार, आपने बोला कभी कभार, और इर्रेगुलरली। तो एसएससी एक बहुत बढ़िया अपने पाले में गेंद रखती है। वो डायरेक्शंस में एक वर्ड यूज़ करती है मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। और कई बार इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट गच्चा खा जाते हैं, गलती कर देते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है, आपको अपने फैक्ट्स क्लियर करने हैं, ये ऑप्शन नहीं रटने हैं आपको। जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि भाई इसका आंसर इर्रेगुलरली है, तो ये रटना नहीं है। मैंने आपको बताया कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कि मैंने आज किया, कल रुक गया, कल किया, परसों रुक गया, और बजाय इसके कि मुझे रेगुलरली कुछ काम करना चाहिए। तो वो याद करना, आपको जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करने हैं। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन 4। अगला है रैट रेस, चूहा दौड़। देखिए, एक होता है चूहा दौड़, एक होता है भेड़ चाल। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भेड़ चाल में क्या होता है कि जो आगे वाला व्यक्ति है उसको देख करके पीछे वाला उसके पीछे चलता रहता है, चाहे तो वो जाकर के गड्ढे में गिर जाए। लेकिन चूहा दौड़ में क्या होता है कि चूहे जो हैं वो किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। मान लीजिए अब उन्हें रोटी मिल गई तो रोटी को काटने लगेंगे, उनको जो है मान लीजिए कुछ और उनको कतरन वगैरह मिल गई उसके पीछे पड़ जाएंगे, है ना। इस प्रकार से उसको रैट रेस बोला जाता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहते हैं। मेक अदर्स फाइट फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप होता है बेकार, कबाड़, कबाड़ के लिए दूसरों को लड़ा देना। एंड गेट सैडिस्टिक, सैडिस्टिक होता है दूसरों के दुख से आनंद लेने वाला, दूसरों को दुख से जिसको खुशी मिले, तो गेट सैडिस्टिक प्लेजर आउट ऑफ इट। और इससे, किससे, जो कि दूसरों को लड़ाने की बात हुई है यहाँ पर, और इससे खुद को आनंद लेना, ये होगा क्या रैट रेस। बी एन ऑपरेसिव बॉस, मतलब बिल्कुल दबा के रखने वाला जो मालिक होता है वो बन जाओ। और ट्रीट एम्प्लॉयज़ लाइक एनिमल्स, और जो आपके कारीगर हैं, कामगार हैं, उनको एनिमल्स की तरह ट्रीट करो। ए वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक तरीका, इन विच, जिसमें पीपल आर कॉट अप, जिसमें लोग फंसे हुए हैं। कॉट अप मतलब फंसा होना, लोग फंसे हुए हैं ना, फियर्सली, फियर्सली बुरी तरीके से, बुरी या बुरे कम्पिटिटिव स्ट्रगल में, गला काट प्रतियोगिता जिसको बोला जाएगा। फॉर वेल्थ और पावर, पैसे या फिर शक्ति की पाने की गला काट प्रतियोगिता में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उसको चूहा दौड़ बोला जाएगा। या फिर प्ले गेम्स विद द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल, विद द लाइव्स ऑफ अदर पीपल एंड सी देम रन एमलेसली, दूसरे लोगों की जीवन के साथ गेम खेलना, खेल खेलना, और उनको इधर उधर बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर दौड़ते देखना। अभी आप इसको समझ लीजिए कि रैट रेस का मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया कि वो किसी ना किसी लक्ष्य के पीछे लगे रहते हैं कि अब ये कर दिया, अब वो कर दिया, है ना। तो उसके लिए जो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट रहने वाला है, थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्ले गेम्स की वजह से मामला यहाँ पर ख़राब हो जाता है। अगर आप इसकी वजह से तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सी देम रन एमलेसली, लेकिन इसकी वजह से पूरा का पूरा गेम ही खराब हो गया है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ए वे ऑफ लाइफ इन विच पीपल आर कॉट अप इन अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर वेल्थ और पावर। अगला है स्पिन वंस व्हील। देखिए, स्पिन होता है घुमाना, वंस खुद का, और पहिया, व्हील्स होता है पहिया, तो खुद के पहिए घुमाना। अब ऑप्शन देख लीजिए। कीप ब्रैगिंग अबाउट वन सेल्फ, ब्रैग होता है हाँकना, डींगे हाँकना, तो खुद के बारे में डींगे हाँकना। ट्राई योर लक, अपना जो लक है, किस्मत है, उसको आजमाना। एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन, ना के बराबर या बिल्कुल भी गेन जिससे ना हो, लाभ ना हो, ऐसे काम के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना। और स्टार्ट अ लॉन्ग जर्नी, किसी मतलब बड़ी यात्रा पर निकल जाना।
अब देखिए स्पिन वंस व्हील, अब अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपके दिमाग में आ सकता है कसिनो वाला व्हील ना, और उसके जैसा इन्होंने यहाँ पर ये ऑप्शन भी दिया है ट्राई और लक, कि आप कसिनो में गए और वहाँ पर आपने जो है व्हील को काइंड ऑफ उसी तरह का होता है ना वो घुमाना, और बहुत ज़्यादा आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो ट्राई और लक बिल्कुल आप संभावनाएं हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लगा देंगे, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है इस प्रकार से कि मान के चलिए आपने साइकिल खड़ी की स्टैंड के ऊपर और उसको चलाने लगे, तो वो पहिया तो घूम रहा है लेकिन आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा स्पिन्स वंस व्हील। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में गूगल क्या कहता है, इसका आंसर गूगल कहता है टू एंगेज इन फ्रूटलेस एक्टिविटीज़, निरर्थक कामों में लगे रहना, उसको बोला जाएगा स्पिन वंस व्हील। अब आप ऑप्शन देख लीजिए उसके हिसाब से कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड सही बैठता है बिल्कुल, कि ना के बराबर या फिर बिल्कुल भी ना जो गेन हो वहाँ से ऐसे कामों में लगे रहना। अगला है पुट वंस फुट डाउन, अपना पैर या खुद का पैर नीचे रख देना, अगर इसका हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो। लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि भाई जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर अपनी मतलब बहुत धाक जमा करके कहा जाए या अपनी बात मनवाई जाए। कैसे? ऑप्शन देखिए, गिव अप ईजिली विदाउट अ फाइट, बिना लड़े त्याग देना बहुत आसानी से। लर्न टू डांस, नृत्य करना सीखना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्लमसी, क्लमसी होता है फूहड़, जिसको कुछ आता जाता ना हो। अडॉप्ट अ फर्म पॉलिसी, एक निश्चित या फिर एक कड़ी पॉलिसी अपनाना। व्हेन फेस्ड विद ओपोजिशन और डिसोबीडियंस, डिसओबीडियंस होता है अवज्ञा, या फिर जहाँ पर आपने जो किसी को डायरेक्शन दी है उनका पालन ना किया जाए, उस परिस्थिति को बोलते हैं डिसओबीडियंस। अगला है टेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ वेरी लॉन्ग डिफिकल्ट जर्नी, पहला चरण लेना या पहला कदम लेना किसके लिए? वेरी बहुत लंबी और मुश्किल जर्नी के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि भाई पुट वंस फुट डाउन का मतलब होता है कि अपनी बात मनवाना, तो उसमें जो सही आंसर बनने वाला है वो बनेगा ऑप्शन थर्ड, जो दिए हुए ऑप्शंस हैं। मतलब इसका समझ लीजिए आप, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है वही आपको एग्ज़ाम में मिले, बहुत कम चांसेस हैं कि बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप इसका मतलब समझ लेंगे पुट वंस फुट डाउन, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आपको अपनी बात कैसे मनवानी है, मतलब अपनी बात मनवाने को ये रेफ़र करता है। तो आई होप अभी तक आप लोगों को सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अगर सब समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ऐसी प्रकार के क्वेश्चन और इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है सही, वो है ऑप्शन थर्ड। अगला है विसल इन द डार्क, अंधेरे में सीटी बजाना। अब आप एक चीज़ समझिए, आप किसी अंधेरी रात में हैं, कहीं जा रहे हैं सड़क पे, या फिर आप अपने घर में भी हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है, पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई अंधेरे में हम सीटी बजाना शुरू कर देते हैं। वो हम क्यों बजाते हैं? ताकि हम खुद को कंफर्टेबल कर सकें, क्योंकि हमको डर लग रहा होता है काइंड ऑफ, है ना, भूत वूत का डर, और या फिर कोई होना, खुद को कंफर्टेबल करने के लिए आप समझ सकते हैं इसको। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, ए रे ऑफ होप इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, सी अ गोस्ट वाइल ड्रीमिंग, बी ब्लाइंड एंड फॉल इनटू अ ट्रैप। ऑप्शन फर्स्ट का हिंदी मतलब समझते हैं, प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड मतलब ऐसा दिखावा करना कि मुझको डर नहीं लग रहा है। ए रे ऑफ होप इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, बुरे समय में कोई उम्मीद की किरण। सी अ घोस्ट, एक भूत देखना। वाइल्ड ड्रीमिंग, सपने में एक भूत देखना। बी ब्लाइंड, अंधा हो जाना और किसी के जाल में गिर जाना या किसी के जाल में फंस जाना। अभी मैंने आपको बताया विसल इन द डार्क का मतलब वही है भैया, अंधेरे में भूत वगैरह से डर लगने के लिए खुद को कंफर्टेबल करना। तो जो उससे रिलेटेड अपना आंसर रहने वाला है वो है प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड। अगला है द अल्फ़ा एंड द ओमेगा। देखिए अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब आपने पढ़े होंगे। ये सब हैं क्या एक्चुअल में, ये समझ लीजिए तो आप इसका आंसर भी अपने आप बता देंगे। अल्फ़ा
गामा बीटा ये सब जो मैंने आपको बताए ओमेगा तक, ये सब हैं ग्रीक अल्फ़ाबेट। और जो अल्फ़ा है वो है जैसे कि हमारा इंग्लिश में है ए, उसी प्रकार से पहला अल्फ़ाबेट है अल्फ़ा। और जो लास्ट का जैसे कि जेड है वैसा है ओमेगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अब आप आंसर देखिए, हैप्पी एंड सैड, सुखी और दुखी, द बिगिनिंग एंड द एंड, अंत आरंभ और अंत, द लव एंड द हेट्रेड, प्यार और ईर्ष्या, ट्रूथ एंड डेयर, ठीक है। तो इन चारों में से क्या होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया अल्फ़ा एंड ओमेगा ग्रीक अल्फ़ाबेट के पहले और आखिरी लेटर्स हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। अगला है थ्रो अप अ स्पंज, स्पंज को फेंक देना। इसका ओरिजिन जो है वो गूगल कहता है कि पुराने समय में जब किसी बॉक्सर की रिंग में लड़ाई हो रही होती थी तो जो उनके मैनेजर होते थे वो आपने देखा होगा ना, उनके मुंह वगैरह पूछने के लिए ये सब चीज़ें रहती हैं। तो वो जो पूछते हैं पहुँचते हैं जो लोग, उनका मुंह वाइप आउट जो करते हैं उनको बोला जाता है मैनेजर या हेल्प बॉय, जो भी हो सकता है, उस गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे। तो स्पंज वगैरह का यूज़ करते तो मुंह वगैरह पूछने के लिए ना। तो अगर वो देखते थे कि भैया इनको बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और ये अब सब लड़ने की, हमारा वाला बॉक्सर अब लड़ने की अवस्था में नहीं है, तो वो क्या करते थे कि उसका स्पंज रिंग में फेंक देते थे। तो उसको ये मान लिया जाता था, रेफरी ये समझ लेता था कि इसने अब हार मान ली है। इसका जो सिमिलर इडियम है वो है थ्रो इन द टावल। इन दोनों का मतलब यही होता है कि भैया हार मान लेना, सरेंडर कर देना। तो जो सरेंडर करने का ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड। क्यों? और पहला है टू अटैक, हमला करना, टू लाफ एट समवन, किसी पर हंसना, टू सरेंडर, सरेंडर कर देना, टू टॉक लाउडली, जोर जोर से बात करना। तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है, ऑप्शन थर्ड अपना सही आंसर रहने वाला है। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी के पहिए में कोई लकड़ी डाल देना, है ना। तो अड़चने पैदा करना बोला जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा। टू बी एडवांटेजियस एट द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, किसी के बुरे समय में लाभ लेना। टू मेंटेन अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, सभी परिस्थितियों में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सभी में बनाए रखना। टू ब्लेम द अदर पार्टी, दूसरे जो पक्ष है उसको आरोप करना या उस पर आरोप लगाना। टू पुट अ डिफ़िकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, किसी की बढ़त की रास्ते में, किसी की प्रोग्रेस के रास्ते में अड़चने पैदा करना। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। अगला है एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब होता है असहमत होना। कोई बात है उसके ऊपर अगर आप दो पार्टियां असहमत हैं तो वो दे आर एट लॉगर हेड्स, ठीक है। तो अपना जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। टू सफ़र इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी के साथ विरोधाभास में होना। टू फेस टफ कंपटीशन, गला काट जो कंपटीशन है या फिर बहुत कठिन, बहुत टफ कंपटीशन फेस करना। टू बी इन डू और डाई सिचुएशन, करो या मरो की अवस्था में होना। हम पढ़ चुके हैं कि असहमत होना इसका मतलब होता है एट लॉगर हेड्स का। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। अगला है ए वाइल्ड गूज चेज। अ वाइल्ड गूज चेज होता है निरर्थक, यूजलेस काम करना या फिर फ्रूटलेस काम करना। तो अब यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है फ्रूटफुल, तो ये तो गलत हो जाएगा। टाइमली होता है समय से की गई खोज। यूजलेस, जिसका कोई फ़ायदा ना हो ऐसी खोज करना। या फिर रॉन्ग डिसीजन, गलत निष्कर्ष या गलत निर्णय। तो अपना जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन थर्ड। अगला है ए मूट पॉइंट। ए मूट पॉइंट बोला जाता है कोई ऐसा बिंदु जिसके ऊपर वाद विवाद किया जा सकता है, डिबेट की जा सकती है। मूट पॉइंट को बोला जाता है ए डिबेटेबल पॉइंट, एक ऐसी बात जिसके ऊपर आप मतलब काइंड ऑफ वाद विवाद कर सकते हैं, पक्ष विपक्ष जिसके बारे में सुना जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है एग्रीएबल, जिसके ऊपर सहमत, एग्री, और एबल, सहमत होने योग्य। डिस्प्यूटेड मतलब जिसके ऊपर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो, लड़ाई झगड़ा हो। अनक्लियर, अस्पष्ट, अननोन, अज्ञात। तो अभी हमने पढ़ा अ मूट पॉइंट होता है जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं। और डिबेटेड और डिस्प्यूटेड सिमिलर वर्ड्स हैं, है ना। तो जो अपना सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड।
अगला है स्पिक एंड स्पैन। इसका मतलब सीधा सीधा बता देता हूँ। कोई ओरिजिन में जिनका ओरिजिन इंटरेस्टेड रहता है, आपको लगता है कि सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, वो ठीक है, उनके बारे में बता दिया जाएगा आपको। लेकिन इसका ओरिजिन उतना इंटरेस्टेड नहीं है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है, गूगल को खुद ही नहीं पता, बहुत सारी स्टोरीज थी इसके बारे में। तो स्पिक एंड स्पैन होता है नीट एंड क्लीन। अगला है टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो। बो होता है, आर्चरी आपने देखी होगी अगर, तीरंदाजी, तो उसमें जो धनुष होता है उसको और उसका जो धागा है उसको हद से ज़्यादा खींचना, तो वो बोला जाएगा, उस प्रक्रिया को बोलते हैं टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो। तो हद से ज़्यादा खींचना, किसी बात को हद से ज़्यादा खींचना, उसको कहा जाएगा टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। ऑप्शन देख लेते हैं। टू नलीफाई, निरस्त कर देना। टू एग्जजरेट, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर डींगे हाँकना। टू अंडररेट, कम आंकना। टू डीमार्केट, डिमार्केशन होता है सीमांकन करना या सरहदबंदी करना, ठीक है, डिमार्केशन बोला जाता है उसको। तो अपना जो सही आंसर है वो है टू एग्जजरेट। अगला है ऑल अगोग। ऑल अगोग का मतलब होता है फुल ऑफ इंटेंस एक्साइटमेंट या फुल ऑफ एक्साइटमेंट, हद से ज़्यादा जिसमें जो है एक्साइटमेंट, उत्साहजनक हो, उत्साह हो, वो उसको ऑल अगोग बोला जाएगा। तो अवॉइड होता है परहेज करना, कंटेंटमेंट होता है संतोष, और अमेज्ड होता है भौचक्का, अनसिस्टमेटिकली हो जाएगा बेढंगा। तो फुल ऑफ एक्साइटमेंट का जो मतलब बनता है, क्या परहेज करना बनेगा, संतोष बनेगा, अमेज बन सकता है क्या, या फिर बेढंगा बनेगा? एक्साइटमेंट का तो अमेज ही बनेगा, बाकी तो कुछ बनता दिखाई दे नहीं रहा है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर है। नॉट टू मिन्स मैटर। मिन्स मैटर का मतलब होता है अपनी बात को, मतलब अपनी असहमति को बहुत आराम से और तसल्ली से बताना, उसको बोला जाता है मिन्स मैटर। तो इसमें जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन 4। किक द बकेट होता है टू डाई। इसका भी ओरिजिन बड़ा खतरनाक है। इसका ओरिजिन एक्चुअली जो पुराने ज़माने में जब पिग्स का स्लॉटर होता था तो उनको टांग के सहारे बांध दिया जाता था, तो वो जब छटपटाते थे तो उस प्रकार के उसमें मतलब जब वो मर जाता था तो हिट द बकेट वहाँ से लिया गया है। पता नहीं किस प्रकार से उन्होंने रिलेट करा ये आपस में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था इसका एक्सप्लेनेशन, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। आप ये समझ लीजिए टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही रहने वाला है। वहीं ऑप्शन फर्स्ट का मतलब होता है लूज टेम्पर, आपा खो देना। टू डिले अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा सा ज़्यादा देरी करना। टू मीट विद एन एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना से सामना करना या फिर कोई दुर्घटना में ग्रस्त हो जाना। एन एक्स टू ग्रिंड, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपनी रोटियां सेकना, इसको समझ सकते हैं आप। टू एक्ट ब्रेवली, बहादुरता से कार्य करना। टू एक्ट लाइक अ फूल, एक मूर्ख की तरह कार्य करना। टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, कोई स्वार्थ मतलब अपना कोई स्वार्थी लक्ष्य होना। टू टेक अ रिस्क, कोई रिस्क लेना। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। विलो विस्प होता है समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू गेट या फिर टू ऑब्टेन, जिसको के पाना बहुत मुश्किल हो या फिर बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, तो वो होता है विल ओ द विस्प, ठीक है। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। अगला है टू गो थ्रू फायर एंड अ वाटर, पानी और आग से होकर के जाना। पानी और आग से होकर के जाने का मतलब होता है कि भाई बहुत सारी कठिनाइयाँ, अनगिनत कठिनाइयाँ पार करते हुए जाना। जैसे कि हमारे माँ बाप बचपन में जाया करते थे स्कूल, कभी वो नदी पार करके जाया करते थे, क्योंकि पहले ज़माने में संसाधन उस प्रकार के नहीं थे, या फिर बहुत पहाड़ी क्षेत्रों में लोग पहाड़ पार करके जाया करते थे। अब तो बहुत सारी सहूलियतें हो गई हैं। तो टू गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब हो जाएगा बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जाना। ऑप्शन फर्स्ट है टू स्कोल्ड समवन, स्कोल्ड होता है डांटना। टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजर्स इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए या कोई चीज़ प्राप्त करने के रास्ते में बहुत सारे खतरों का सामना करना। टू एक्ट विदाउट रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट होता है मतलब लगाम या फिर बिना प्रतिबंधों के काम करना। समथिंग विच हर्ट्स, ऐसा कुछ जो चोट पहुंचाती हो। तो मैंने आपको बता दिया है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मतलब है बहुत सारी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कोई काम को करना। तो ऑप्शन सेकंड सही आंसर होगा इसका। अगला है चिकन हार्टेड,
चूहे के दिल वाला। अच्छा, जिसका चूहे का दिल होता है और एक होता है शेर दिल। तो शेर दिल होता है जो कि निर्भीक होता है, बोल्ड होता है, और चूहे के दिल वाला होता है टिमिड, है ना, डरपोक। तो चिकन हार्टेड हो जाएगा डरपोक व्यक्ति। ऑप्शन फर्स्ट है कावर्ड, दूसरा है शॉर्ट टेम्पर्ड, तीसरा है कंपोज्ड और चौथा है बोल्ड। कावर्ड होता है कायर, शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कंपोज्ड शांत और बोल्ड होता है निर्भीक। तो बोल्ड तो होगा नहीं, ऑप्शन फर्स्ट अपना सही आंसर है। अगला है रेड लेटर डे होता है एन इम्पोर्टेंट डे, बहुत महत्वपूर्ण दिन जो हो उसको रेड लेटर डे बोला जाता है। जैसे कि हमारे लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त ये दोनों के दोनों रेड लेटर डेज हैं। तो अगला है इसका ऑप्शन है फर्स्ट स्टार्टिंग डे, शुरुआत वाला दिन, हॉलीडे छुट्टी का दिन, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण दिन, और चौथा एंडिंग डे होता है अंत का दिन। तो इसका क्लियर है, इसमें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपको होना नहीं चाहिए। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। अगला है एंडेड इन फियास्को। फियास्को मतलब धुएं में उड़ जाना। धुएं में क्या उड़ता है? एक कंप्लीट फेलियर, एक बुरी तरीके से जो असफल हो जाना, असक्सेसफुल इवेंट, बहुत मतलब जिसको जो सक्सेस हो गया हो, सफल आयोजन, चेंज्ड वन कम्प्लीटली, पूरी तरीके से किसी को बदल लेना, या फिर ट्विस्टेड अराउंड, ट्विस्टेड मतलब तोड़ मरोड़ देना। फियास्को अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है विफलता या फिर कोई ऐसा इवेंट जो कि सक्सेसफुल ना हुआ हो। तो हमारा जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड में तो इसका अपोजिट बताया गया है फियास्को का। फियास्को अभी मैंने बताया आपको कि वो ऐसा इवेंट जो कि सक्सेसफुल ना रहा हो। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला है सो वाइल्ड ओट्स, जंगली जई बोना। जंगली जई बोने का मतलब होता है कि मूर्खतापूर्ण काम करना। टू मेक समवन फूल, किसी को बेवकूफ़ बनाना। टू मेक स्पेस टू रेड, टू टेक रिवेंज, टू वेस्ट टाइम बाय डूइंग फूलिश थिंग्स। देखिए फर्स्ट और फोर्थ में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहला है किसी को बेवकूफ़ बनाना या ठगना, और दूसरा है समय का वेस्ट करना या समय का नाश करना मूर्खतापूर्ण चीज़ों में। ऑप्शन 4 अपना सही आंसर है। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, गुजारे लायक पैसे कमाना। फिल्थी रिच पीपल, फिल्थी होता है वैसे तो गंदे, लेकिन यहाँ पर है हद से ज़्यादा अमीर लोग। टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर होना। टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, केवल जीवन जीने लायक पैसे होना और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना। और चौथा है लिव इन अ मिजरेबल कंडीशंस, बहुत दयनीय, दयनीय मतलब कुछ भी ना हो, बिल्कुल खाना बदोश, कहानी ख़त्म, बिल्कुल ऐसी परिस्थितियों में रहना। तो थर्ड और फोर्थ में जो मोर अप्रोप्रिएट है दोनों में से वो है ऑप्शन थर्ड, कि भाई केवल उतना, हैंड टू माउथ अगर आपने अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ किया हो ये जो फ्रेज़ है, तो इसका मतलब होता है कि भैया केवल उतना पैसा, हड्डियां चलाने लायक, शरीर चलाने लायक पैसे होना और उसके अलावा कुछ भी ना होना। अगला है टू फेस द म्यूज़िक, जो संगीत है उसका सामना करना, अगर इसके हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो। लेकिन इसका मतलब होता है जो हमारे परिणाम हैं उनको सहना। ऑप्शन फर्स्ट है टू बियर द कंसिक्वेंसेस, परिणामों का सामना करना। टू डिस्पैरेज समवन, किसी का अपमान करना। टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में कठिनाई होना। टू एन्जॉय अ म्यूजिकल कंसर्ट, किसी संगीत में जो सभा है उसको एन्जॉय करना। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। अगला है पिलर टू पोस्ट, यहाँ से वहाँ। मेन सपोर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की जो मुख्य सपोर्ट है, जैसे कि कोई पिलर, हम यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी समझ सकते हैं यार पिलर का यूज़ हुआ है तो छत के लिए जो पिलर बनते हैं वो तो नहीं है, और उससे रिलेटेड ऑप्शन भी दे दिया। मेन सपोर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का मेन सपोर्ट वो होगा क्या, वन प्लेस टू अनदर, ये हो सकता है क्योंकि मैंने आपको यही बताया है। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है यहाँ से वहाँ। टू बी रिलक्टेंट, बिल्कुल भी इच्छुक ना होना। टू इंसाइट अदर्स, दूसरों को भड़काना। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड। हॉब्सन्स चॉइस होता है जब आपके पास में कोई और अल्टरनेटिव ना हो, जैसे कि अब आप एसएससी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के।
तो ऑप्शन चॉइस होता है नो अदर अल्टरनेटिव। टू चूज फर्स्ट इन रो, जो भी सामने आए उसको पहले चूज कर लेना। टू मेक अ केयरफुल चॉइस, बहुत सावधानी पूर्वक किसी चीज़ का चुनाव करना। नो रियल चॉइस एट ऑल, वास्तव में कोई भी चॉइस ना होना। टू सीक ऑल फेवरेबल अल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम, सारे के सारे जितने भी फेवरेबल अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें से उनको देखना और उनमें से ताकि चूज़ किया जा सके। अब लेकिन हमने पढ़ा है ऑप्शंस चॉइस होता है नो अल्टरनेटिव एट ऑल, तो जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन थर्ड, नो रियल चॉइस एट ऑल। सो आज हमने अपने 30 क्वेश्चंस और उनके साथ में 30 इडियम्स और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। आई होप आप लोगों के लिए आज का सेशन यूज़फुल रहा होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।